पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह ही निकल जाती है अपने घरों से। होती है तब उनके हाथों में दराती और रस्सी, चूक के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पीसा गया महकदार नमक। छोड़ आते हैं बच्चों के आंखों के भीतर सबसे मीठी कोई चीज, लेकिन नहीं होती वे पर्वतारोही। दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में। हर दिन पहाड़ों को पाना होता है उनसे पार। मतलब वो पहाड़ों से पार नहीं पाती, हाँ पहाड़ों को उनसे पार पाना होता है। हाँ उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी, हम्म, जिसे खरसती है वे मोतियों की तरह किसी धार पर, ढलान से उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए। इस तरह होती है उनकी उनकी अपनी जगहें जंगलों के बीच, जहां वे जोर से हंसती है। दरातियों के नोक से जमीन को कुरेदते हुए बहुत सारा नमक बो आती है वे पहाड़ों पर। नमक जीवन का प्रतीक है हम्म, एक हिस्से में। हम्म, दूसरे हिस्से में पहाड़ की जो महिला का जो संबंध नमक के साथ है, बड़ा भावनात्मक संबंध है हम्म, नमक और गुड़ के साथ। हम्म, जो हमारी इजाएं थी, वो नमक और गुड़ को पल्लू में छिपा करके, सांसों से छिपा करके जंगलों को ले जाती थी, हम्म, ताकि उसके साथ वो रोटी खा सकें, चूक खा सकें। हम्म, वो उनके जीवन की जो उत्कर्ष जीविका थी उसको दर्शाता है। हाँ, इसका दूसरा हिस्सा है, हम्म, उगता है उनका नमक अपनी ही बरसातों में, अपने ही एकांत में, अपनी ही काया में, अपनी ही ठसक में। जीवन का प्रतीक है नमक। वो बैठ जाती है किसी धार की नोक पर टिके पत्थर पर। छमछम दिखता है जहां से नदी का छमछट दिखता है जहां से नदी का किनारा एकदम सीधा दूर घाटी पर पसरती नदी की तरह महसूस करती है तब वे खुद को। उनकी गादे से, गादे मतलब बुदुल जिसमें घास डालते हैं, हम्म, उनके गादे से झांकती है हरी पत्तियां बांझ की एकटक, अपने तनु से मुक्त, पितृसत्ताओं से मुक्त, नौली गाते हुए। करती है वे संबोधित अपनी ही भाषा में, अपने ही अनगढ़ शब्दों में पहाड़ को। वे गढ़ती है छीड़, छीड़ मतलब झरना। हम्म, वे गढ़ती है छीड़, फिर गिरती है और बुग्यालों में पसर जाती है। उनकी दराती तब घास बनकर उगती है चारों ओर। उनका यह महकदार नमक छीजता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वे फिर से काट लाती है हरापन अपने घरों के भीतर, और वो आती है फिर से नमक पहाड़ों पर। तीसरा हिस्सा है, नमक बोती हुई औरतें थकती नहीं, या कि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है। वे होती है एक शिकारी चिड़िया की तरह, जो खदेड़ देती है बहुत दूर अंगुली वाले चीलों को अपने घोंसलों से। इसका चौथा हिस्सा है, उनकी रातें भी होती है, परदेश गए पतियों के लिए नहीं, बल्कि अपने दुख को साझा करने वे रातों को चल पड़ती है मीलों दूर जत्थों में चांचरी गाने। वे बहुत सातिर छापा मारों की तरह कर देती है रात को गोल घेरे में बंद। वे हाथों में हाथ लेकर बना लेती है चक्रव्यूह, जहां घुस नहीं पाती उदासी। तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांझ के गिलठे लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में। उनके गीतों की हवा पाकर तब धूल उठती है और जमीन निखर जाती है। वे अपने पतियों के बिना भी रहती है खुश। पति उनके लिए केवल होते हैं पति, या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। समझ गए ना। पांचवा हिस्सा है, पहाड़ पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुंचाने धार तक आती है हमेशा। फिर धार से लौट जाती है धार के उस तरफ, घास के भरे डोके लेकर या पानी की गगरी कांख में दबाए, क्योंकि वह जानती है लौट आते हैं प्रदेश गए लोग अपनी जमीनों को एक दिन। इसलिए वे बसंत का स्वागत करती है, दरवाजों पर फूल रखती है बसंत पंचमी को। वे जाती है जंगल, दे देती है अपनी सारी टीस हिलास को, अपने बिरह में भूल जाती है घुघुती की साखी से निकलती घूर घूर की आवाज में। वह अपने रंग में रंग देती है जंगलों को। तब बुरांस खिलता है लाल, काफल में भर आता है रस। पहाड़ पर नमक बोती औरतें महकदार नमक लिए चलती है हमेशा। छठा हिस्सा है, पहाड़ पर नमक, ये थोड़ा मिथकी है, इसको इतिहास को जानना पड़ेगा। पहाड़ पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वे खुद भी होती है महान प्रेमिकाएं। गंगनाथ और भाना का जिक्र है। पहाड़ पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वो खुद भी होती है महान प्रेमिकाएं। अपने देशाटन गरीब पतियों से वे करती आई है विद्रोह, और घुमक्कड़ों के साथ भागने के उसके किस्से आज तक जिंदा है पहाड़ों पर। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती है भोर से, रजुला का जिक्र है। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती है भोर से कतूर राजाओं के दरबार तक, और अपने प्रेम को व्यक्त करने राजाओं के दरबारों से सुरक्षित निकल भी जाती है। जब रजुला आई तो रंगली बैराट, और उसने जो है कतूर राजा के सिराने चिट्ठी लिख दी, उसे प्यार भी कर गई और कहा कि अपनी माँ की स्तनों का 10 धार दूध पिया है तो मेरे भोट आकर मुझे बिहार ले डाल।
मतलब इतनी इतनी महिला, इतनी मजबूत कैरेक्टर है पहाड़ की महिला ना। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती है भोर से कतूर राजाओं के दरबारों तलक, और अपने प्रेम को व्यक्त कर राजाओं के दरबारों से सुरक्षित निकल भी जाती है अपनी जंगलों को। उन्हें पाने के लिए राजा खोते आए हैं अपनी सेनाएं। अपनी ओर उठती हुई जमींदार गेड़ा की आंख फोड़ दी थी रजुला ने। अपनी ओर उठती हुई जमींदारों की आंखें फोड़कर भाग आती हुए अपने प्रेमियों के पास अक्सर वे खोज देती है बागनाथ की मूर्ति की आंखें भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर। रजुला ने बागनाथ की आंखें खोज दी थी। मालू साहब का इंतजार कर रही थी बागेश्वर में, तो उसे लगा कि बागनाथ मेरे यौवन को घूर रहा है, तो उसने दो लाठी, दो उससे जो है उसकी आंखें खोज दी। उसी का जिक्र है। वे खोज देती है बागनाथ की मूर्ति की आंखें भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर। वे नदियों को दे देती है सोने के सिक्के ताल जसली दताल। कहती है बहती रहना, पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस पिस कर, तब जब वो बन जाएंगे मिट्टी हम बो देंगे उन पर नमक। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें होती है इजाए, सातवां हिस्सा है। उनके बच्चे खेलते हैं मिट्टी में और खा भी लेते हैं। वो मिट्टी का स्वाद जानते हैं, उनकी नाक बहती है, बहती हुई नाक का नमकीन पर उन्होंने चखा है। ईजा के बक्से से लगते हुए यह प्रमाणित हो जाता है खुद ब खुद, पसीने से कुछ अलग नहीं होता ईजा के बक्से का स्वाद। वे होठों पर चिपका रहता उनके जवान हो जाने पर भी। जवान होने से पहले पहाड़ों पर खेलते हैं वो फिसलने वाला खेल, फिसलते हुए फट जाते हैं उनकी पैंट पिछवाड़े से। ये थोड़ा मतलब रोजगार से जुड़ा हुआ मामला। स्कूल की खाकी के पैंट के पीछे हो जाते हैं छेद, जिसे आजीवन सीते रहते हैं फिर वे इजाओं से अलग होकर। वे पहाड़ों पर जाते हैं गाय चराने, तब रिबड़ाते हैं बैलों को और जला देते हैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर खतड़वा। उनकी माएं तब उनके लिए पकाती है रोटी और पीसती है नमक। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें जब कभी पहाड़ों से घास के टोके के साथ गिरती है, छमछट ढलानों पर लुढ़कते हुए नदी के पास पहुंच जाती है, या फिर वो एक नदी हो जाती है, तब बदल दिया जाता है उस धार का नाम उनकी शहादत पर। पिताओं और पतियों के घर से दूर इस जंगल में वे याद की जाती है हमेशा कचहरी में। तब शाम को काला घाम उनके लिए ही पसरता है, तब शाम को पीला घाम उनके लिए ही पसरता है पहाड़ों पर, ताकि सूख सके मासिक धर्मों में पहनी गई उनकी धोती। इस धूप में नहाती है वे गाढ़ खोलों में, बैठ जाती है गाढ़ के सबसे ऊंचे टीले में। तब यही धूप मिलती है सुतिया सैनी को सूर्य की ओर से। पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को अपने सच्चे हकदारों के लिए। उस वक्त घर पर बैठी पहाड़ पर नमक बोने वाली औरतें पहाड़ों से गिरी हुई शहीद औरतों के बारे में अपने बच्चों को बताती है कि क्यों पसरता है पहाड़ पर पीला घाम सांझ को ही, कैसे पड़ा होगा इस नाम इस दुनिया में जगहों का, पेड़ों का, चिड़ियों का। बहुत सारे नाम स्त्रियों पर पड़े हुए हैं पहाड़ के, यहाँ तक कि प्योली के फूल का भी। इस तरह बताती है अपने इतिहास और लड़ाइयों में वे राजधानी से दूर किस तरह होती है शामिल, किस तरह होती है शहीद, किस तरह करती है गर्व, किस तरह उगती है ढलानों पर, किस तरह भींच लेती है जमीनों को अपनी जड़ों से। बच्चे सुनते हैं और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं हम लोग, और एक लंबे अंतराल के बाद अभिमन्यु घिर जाता है चक्रव्यूह में। जो ही जवान एकलव्य निकलता है अपने कबीले से बाहर, काट दिया जाता है उसका अंगूठा, तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं गांडीव धनुष के साथ। तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं गांडीव धनुष के साथ। जबकि पहाड़ पर नमक बोती औरतें मर के भी नहीं छोड़ती अपनी जमीनें। वे घट्ट वाली गाड़, जंगल वाली धार, नौले वाले खोले में रहती है मौजूद। उनके हिस्से का नमक, उनके हिस्से का टीका, उनके हिस्से के कपड़े, उनके हिस्से की दरातियां और उनके हिस्से का दर्पण आज भी चढ़ाता है जगरिया। कहीं किसी धार पर डर के मारे मर के भी नहीं छोड़ती वो अपनी संगजियों को, हर दुख में उन्हें देती रहती है लड़ने का हौसला। पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से कराती रहती है अवगत। वे सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती है, मांगती है चूक, मांगती है नमक महकदार, बुलाती है जंगलों में अपनी सहेलियों को, धार पर बैठकर सुनाने को कहती है न्योली। औरतें जाती है जंगल और फिर बुआती है नमक पहाड़ों पर। और मैं ज्यादा नहीं सुनाता तुम लोगों को।